बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, यूरोप में इस्लामोफोबिया चल रहा है और अपेरेंटली चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान, जिसको लेकर मुसलमान, जिसको लेकर तमाम तर दुनिया में एक तशवीश की लहर है। OIC ने भी हंगामी इजलास बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। कल बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान में सरकारी सतह पर यौम तक़दीस कुरान पाक मनाया गया। इस सारा कुछ किया जा रहा है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान, ये बताने के लिए कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब नहीं है। इस्लाम के अंदर, इस्लाम का जो व्यू पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट वेस्ट के अंदर बदकिस्मती से कुछ अनासर फैला रहे हैं, इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम में तशद्दुद नहीं है। और जिस तरह इस मर्तबा पाकिस्तान, तमाम दुनिया ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, वो तारीफ़ के काबिल है। कोई रिएक्शनरी अप्रोच नहीं दिखाई गई, लोगों ने कंडेम किया है और इसको लेकर स्वीडन की अपनी हुकूमत भी आज कंडेम कर रही है जो कुछ हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि जितने ऐसे मज़ाहिब हैं, जितने ऐसी जगह हैं, उनके ऊपर या उनको लेकर अगर कोई इस तरह की कमेंट्स या कोई रिमार्क्स या कोई ऐसी चीज़ें करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये तक कानून साजी हो रही है। लेकिन क्या इस्लामोफोबिया को लेकर पाकिस्तान जो जिस रास्ते पर चल रहा है, जो इश्यूज़ जिस तरह उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो लाहे अमल पूरी दुनिया में मुसलमान बना रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं, जो रोल OIC अदा कर रहा है, क्या ये सब काफ़ी है या इससे ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत है? आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज का मेरा पैनल बड़ा ही पर्टेनेंट है, उनकी इन डेप्थ नॉलेज है इन चीज़ों को लेकर, बड़ा इन डीपली चीज़ों को समझ है और पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा ख़ुद इन चीज़ों पर अमल पैरा होते हैं। मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन ने। आप चेयरमैन हैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के फॉर्मर। मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर ज़ियाउल हक, आप डायरेक्टर जनरल हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके दोनों के टाइम देने का। प्रोफेसर निज़ाम साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये जो यूरोप में इस्लामोफोबिया को लेकर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सर ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्यों ये रोज़ बरोज़ आए दिन इसमें वाक़यात में इजाफा ही होता नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल है इजाफा तो नहीं हो रहा, कम हो गया पहले से, लेकिन ये क्लैश है बिटवीन टू सिविलाइजेशंस एंड टू पर्सपेक्टिव में क्लैश है जिसकी वजह से हो रहा है। और मेरे ख्याल है लास्ट था स्वीडन का, इससे पहले यूरोप में होता था। उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने इसके खिलाफ कंडेमनेशन किया और एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये नहीं होना चाहिए और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बेसिकली डिजिटल मजहब के खिलाफ कार्रवाई होती है। मेरा ख्याल है ये क्लैश ऑफ कल्चर्स है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। ओके। अब जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं स्वीडिश गवर्नमेंट वाले कि हमारे पास राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, उसको अब रोक नहीं सकते, लेकिन वो इन्होंने भी कंडेम किया, गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया इसको, गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया। ठीक ठीक। डॉक्टर ज़ियाउल हक सर, क्लैश ऑफ कल्चर की बात की है डॉक्टर निज़ाम ने। सर, क्या ये क्लैश ऑफ कल्चर है? बिकॉज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कमी हुई है, लेकिन डेनमार्क में हुआ, उसके बाद स्वीडन में हुआ और उसके बाद पूरी हमारी पाकिस्तानी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है ऐसे जब। तो सर, इसको हम क्या ये समझे, क्या ये देयर इज़ समथिंग फॉर वेस्ट, इट्स नॉर्मल नोइंग के 1.2 बिलियन मुसलमान रहते हैं इस दुनिया में और उनकी तरफ से रिबटल आएगा, बट फॉर देम इट्स नॉर्मल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब की बात की तायीद करता हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकली यूरोप और रिलीजन के दरमियान एक टेंशन मौजूद है और ये मिडल एजेस से ये टेंशन शुरू हुई और ये टेंशन अभी तक जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो यूरोप के बाज़ इंटेलेक्चुअल्स ये समझते हैं कि रिलीजियोसिटी is against liberalism या religiosity is against European traditions
और इब्तदाई तौर पे उन्होंने जो एंटी रिलीजियस एटीट्यूड अपनाया हुआ था वो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुसलमान वहाँ चले गए, ज्यूज़ भी वहाँ पे आ गए, तो इस तरह वो जो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ एटीट्यूड था वो इन मज़हब के ख़िलाफ़ भी हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये टू सम एक्सटेंट कल्चरल डिफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है ये रवैया। ये रवैया एंटी रिलीजियस भी है, और इस रवैये को अभी रिसेंटली हमारे पास यूरोप के जो है वो बिशप आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये मत समझें कि यूरोप जो है वो बहुत एजुकेटेड है। यूरोप साइंटिफिकली तो एजुकेटेड है, लेकिन रिलीजियसली इग्नोरेंट है, और इस इग्नोरेंस की रिफ्लेक्शन इस किस्म के एटीट्यूड्स में आती है। ये जो कुछ हुआ इसमें मुसलमानों ने भी इसकी मजम्मत की, और बड़ी मैच्योर मजम्मत की। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इस अमल को सख्त नापसंद किया गया, लेकिन इसके हवाले से जो एटीट्यूड था वो बहुत मैच्योर था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, हुकूमत ने और अपोजिशन पार्टियों ने जुमे का दिन जो है वो इस रवैये की मजम्मत के लिए इख्तियार किया, और कुरान पाक की हक़ानियत, कुरान पाक की जो फजीलत है और कुरान पाक के मोजज़े को पॉजिटिवली बयान करने की कोशिश की गई। और थ्रू आउट द वर्ल्ड मुसलमानों ने इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्टिव एटीट्यूड नहीं रखा, बल्कि उन्होंने प्रोएक्टिव एटीट्यूड रखा। और उस प्रोएक्टिव एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन ये है कि आज की ये खबर है कि स्वीडन की गवर्नमेंट ये गौर कर रही है कि क्यों ना मुक़द्दसात जो हैं, रिलीजियस मुक़द्दसात, ख़ास तौर पे जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, उनकी बेहुरमती को जुर्म करार दे दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये एक अच्छी इब्तदा है। वहाँ पे अब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको, उनकी हॉलीनेस को तो तस्लीम किया जाने लग गया, और उनकी इम्यूनिटी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। और अब ये इस एटीट्यूड की वजह से जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, जैसे कुरान पाक है, अंजील है, तौरात है, अदर जो बाकी मज़ाहब के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, तो उनकी इम्यूनिटी के हवाले से भी बातें होने शुरू हो गई। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि मुसलमानों ने इसके ऊपर बड़ा मैच्योर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंडोनेशिया में पॉइंट आ गया सर। अच्छा डॉक्टर निज़ाम साहब, जी डॉक्टर निज़ाम साहब सर, दो चीज़ें हैं। एक सेकुलरिज्म जिसका बताया जाता है, जिसके अंदर आज़ादी हक की बात की जाती है, राइट टू, उसके अंदर क्या ये जो राइट टू रिडिक्यूल रिलीजन है सर, इसको आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह डॉक्टर आप फरमा रहे थे, जिस तरह डॉक्टर ज़िया साहब फरमा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आज वहाँ की हुकूमतें समझ रही हैं कि गलत है और उन पे ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, तो ये जो इनका व्यू पॉइंट है कि राइट टू रिडिक्यूल अ रिलीजन, और इसमें सेकुलरिज्म को वो इसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेकुलरिज्म दे ऑल डू दिस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड जाके देखें जी, ये सारी चीज़ें इमर्ज हुई थी रेनेसांस के ज़माने में। ये बिल्कुल एक अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी पहले शुरू हुई थी। There were groups in Europe revolting against Christian traditions. ये वहाँ से बात शुरू होती है। इंटायर रिलीजन है, नॉट इंटायर इस्लाम सच। इंटायर इस्लाम तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले, इससे पहले इंटायर क्रिश्चियनिटी भी होती थी, इससे पहले इंटायर ज्यूज भी होता था। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में गुजर रहा है, और मेरा ख्याल है अभी यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एज इंटायर यूनियन उन्होंने एक फैसला अभी दिन लास्ट वीक सुनाया था, इससे पहले भी किया था। मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है, जिस तरह हमने खुद यूनाइटेड नेशन में डे मनाने की बात की, और डे हम मनाते हैं इसका, पाकिस्तान डे, इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है इस पर। मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने देखा कि OIC भी बड़े स्ट्रांगली इसके खिलाफ कंडेम करने के लिए जमा हो गया। पहले बहुत कम होते थे, अब मेरा ख्याल है ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब आइंदा से इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगा, लेकिन इस तरह की हमें मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ज़रूरी है। तो यही समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की इसमें अच्छी बात है कि इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल पुरअमन अंदाज से, बगैर तोड़ फोड़ किए उन्होंने
प्रोटेस्ट किया है और रिकॉर्ड कर रहा है प्रोटेस्ट। और बहुत सी ममालिक में, इंडोनेशिया से लेकर दूसरे ममालिक में कई जगहों पे ये हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल समझने के बाद हिस्टोरिकल कनेक्शंस का ये है, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं यूरोप में, अमेरिका में, जो एंटी रिलीजन है, जो एथीस्ट हैं या जिसको आप कहते हैं सेकुलर है। अमेरिका ज़्यादा नहीं, मेजॉरिटी नहीं है, कुछ लोग हैं जो इसको लेकर चलते हैं। उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये बिल्कुल एक पूरी एक यूरोपियन कॉम, पूरी अमेरिकन कॉम नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सही। कुछ ग्रुप्स हैं जो इस पर बात करते हैं, वो खुद ही अपने मजहब को नहीं मानते, वो अपने लिहाजा वो उसको सेकुलर भी कह सकते हैं या एथीस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन ये हैं ऐसे ग्रुप जो ये बात करते रहते हैं। हमारे पास भी एक ग्रुप है पाकिस्तान में, एथीज्म पे वो लिखते रहते हैं, पूरा फेसबुक है इसके ऊपर, जो एथीस्ट होते हैं, अपने आप को एथीस्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो पोस्ट 9/11 इस्लामोफोबिया का जो एक हवा था वो बनाया गया, और वो आज की तारीख तक है। कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ये वाक़यात ऐसे वाक़यात हैं जो तमाम मुसलमानों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ाते हैं, और वो ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वो सोचते हैं कि अगर जब हम लोग इन तमाम रिलीजन्स को पूरी स्पेस देते हैं अपने ममालिक के अंदर, तो क्या वजह है कि वेस्ट में स्पेसिफ़िकली ऐसी चीज़ें बार बार सामने आती हैं। क्या ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं उनके जो हम लोग बारहा सामने देखते हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, सर ये 9/11, पोस्ट 9/11 इस्लामोफोबिया, और उसके बाद एक जंग लगी, पूरी दुनिया को यह प्रूव करते रहे कि इस्लाम दहशतगर्द रिलीजन नहीं है, हमें नहीं बताया जाता, ये ऐसी चीज़ें हमसे टैग मत करें। और उसके बाद पाकिस्तान, पूरे इस्लामिक दुनिया ने इस चीज़ को एंडोर्स किया। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें बारहा हो रही हैं, कम ज़रूर हो रही हैं, ये बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये हो रही हैं जिससे चीज़ें दोबारा ट्रिगर होती हैं। सर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, इस्लामिक दुनिया को क्या करने की ज़रूरत है? क्या सिर्फ OIC की करारदादें ही सब कुछ करेंगी, या इससे आगे मज़ीद कुछ जाने की ज़रूरत है? जी, ये जो इस्लामोफोबिया का मसला है, ये 9/11 से शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले से है। असल में 1960s जो है वो पीक ऑफ द सेकुलरिज्म थी, और 1960s के बाद ग्रेजुअली सेकुलरिज्म की जगह रिलीजियोसिटी ने ली, और ये टेंडेंसी यूरोप में भी हुई और अमेरिका में भी हुई। और यानी 1960s में ये समझा जाता था कि अर्बनाइजेशन और डिमाइस ऑफ रिलीजन ये मॉडर्न फिनोमेना है। और बड़े एक फेमस थियोलॉजियंस हैं, उन्होंने हैरवी कॉक्स, उन्होंने किताब लिखी दी सेकुलर सिटी, और इस किताब में उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो मॉडर्न फिनोमेना है, यानी मॉडर्निटी के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस और पॉलिटिक्स, और उनका ख्याल था कि इन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन नहीं है। लेकिन उसी प्रोफेसर ने 1980s में जब एमरजेंस ऑफ रिलीजन्स को देखा, तो उसने कहा कि वो जो मैंने 1960s में थीसिस पेश किया था वो गलत है। और उन्होंने फिर एक और किताब लिखी, उसका नाम लिखा दी रिलीजन इन सेकुलर सिटी। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि यहाँ एक रिलीजन नहीं है बल्कि बहुत सारे रिलीजन हैं, और द न्यू फिनोमेना is the religious diversity in the public square of the large metropolitan cities of the Europe and United States। अमेरिका और यूरोप के अंदर सेकुलरिज्म के हवाले से 2 एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड ये है कि सेकुलरिज्म इज एंटी रिलीजन, और दूसरा एटीट्यूड ये है कि सेकुलरिज्म एंड रिलीजन कैन लिव टुगेदर। तो इस हवाले से 9/11 ने इस पूरी सिचुएशन को एग्रीवेट किया, और उसको जो वो सिचुएशन जो सिर्फ
रिलीजन के खिलाफ थी उसको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट कर दिया। ठीक। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और मुसलमानों को जो एटीट्यूड अपनाना चाहिए वो रिएक्शनरी नहीं, ओके, रिएक्शन हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। ओके। हमें प्रोएक्टिव एटीट्यूड की ज़रूरत है और ये प्रोएक्टिव एटीट्यूड हमने इस दफ़ा अडॉप्ट किया। पहले ये होता था कि जब कोई ऐसी चीज़ होती थी तो हम अपनी ही सड़कों पर आग लगाते थे, अपने ही मुल्क के एम्बेसियों को तबाह करते थे, अपनी ही प्रॉपर्टी को तबाह करते थे। उसके मुकाबले में इस दफ़ा बहुत मैच्योर एटीट्यूड अडॉप्ट किया गया। ठीक ठीक। इसकी मिसाल पाकिस्तान में भी है, इसकी मिसाल जो है वो इंडोनेशिया में भी है, ख़ुद स्वीडन में भी मुसलमानों ने इसका रिएक्ट इस तरह किया कि उन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठे होके वहाँ वर्शिप की, वहाँ इबादत की, वहाँ नमाजें पढ़ी। मुझे ज़रा डॉक्टर साहब ये पॉइंट आगे लेके जाने दीजिएगा डॉक्टर निज़ाम साहब की तरफ। डॉक्टर साहब ये जो अभी जिस तरह डॉक्टर ज़ियाउल हक बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर अगर चलें, बैनुल मज़ाहिब मकालमा, सर ये कितना अहम है, ये क्यों होना चाहिए और क्या इससे पूरी दुनिया इस पूरे सिचुएशन से, इस कियोस से बाहर निकल सकती है? देखिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी उससे पहले भी इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डिस्कशंस होती रही। पाकिस्तान में भी लोग आते हैं इंटरफेथ डायलॉग के जरिए से, वो एक तरीका वो इंटरफेथ का भी है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, शायद ये कंट्रोवर्शियल होगी थोड़ी सी। बाद लोग कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट सेकुलर रिलीजन है, इस्लाम किसी रिलीजन को खिलाफ नहीं बात करता इन मेकिंग डिसीजंस ऑन स्टेट। लेकिन क्योंकि हम टॉलरेंट है, एक्सेप्ट करते हैं हर रिलीजन को। ट्रू। हमारा एक ज़माने में था कि हम लोग मोस्ट सेकुलर हैं इन द सेंस, नॉट इन द करंट सेंस कि एंटी रिलीजियस, एंटी मज़हब नहीं है, एंटी बिलीफ नहीं है। लेकिन एक अप्रोच है पॉलिटिक्स में कि आप किसी को, किसी भी ग्रुप को, किसी माइनॉरिटी को, किसी मज़हब को बेइज्जत नहीं बनाएंगे फैसला करने का। हर एक को अपना अपना हक है जीने का, रहने का। ये इंटरफेथ डायलॉग जो है ये यूनाइटेड नेशन भी होती हैं और उसके अलावा बाहर भी होती हैं। एक तरीका यही है मेरे ख्याल। हमारे पास भी ये हम लोग बैनुल मशाइख जब करते हैं मशवरा अपने इंटरनल मामला के लिए, डायलॉग और डिस्कशन के अलावा मेरे समझते मैं नहीं समझता कि और कोई तरीका हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर डायलॉग होना चाहिए उसके लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर ज़िया साहब, सर आपसे भी मैं इसका, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने उन सेमिनार्स और उन इनिशिएटिव्स में आपको ज्वाइन भी किया हुआ है, सर इंटरफेथ डायलॉग कितना इम्पोर्टेंट है इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और वेस्ट के साथ स्पेसिफिकली इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेकुलरिज्म में रिलीजन कैन लिव विद इट। दिस इज द डेफिनेशन। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं जी मैं समझता हूं कि ये यूरोप के अंदर नॉस्ट्रे एटीटे के वेटिकन के अनाउंसमेंट के बाद जो कि फर्स्ट रिकॉग्निशन है इस्लाम की एज अ लेजिटिमेट रिलीजन, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरफेथ डायलॉग की। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को इंगेज करते हुए और इन्हीं को इंटरटेन करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में दो इनिशिएटिव्स लिए गए। एक पैगाम पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेशनल नरेटिव है काउंटर टू वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज्म और सेक्टेरियनिज्म, और इसी अम्ब्रेला के नीचे एक और इनिशिएटिव है सायाबान पाकिस्तान, यानी शेल्टर। पाकिस्तान इज़ अ शेल्टर फॉर ऑल फेथ्स कम्युनिटीज़। तो उसके हवाले से बाकायदा एक रिलीजियस लीडर्स का, उसमें मुसलमान रिलीजियस लीडर्स भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स भी शामिल हैं, उनका एक नरेटिव बनाया गया है और उस नरेटिव के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर इंटरफेथ डायलॉग और इंटर रिलीजियस जो इंटरेक्शन है उसको प्रमोट किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ वो मिलकर काम करते हैं। यानी आप हैरान होंगे कि हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ के अंदर भी मुसलमानों के हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल मिलाद के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मजालिस का इंतखाब होता है। और अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब मुसलमान कम्युनिटी के अंदर भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रिलीजियस फेस्टिव्स जो हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। क्रिसमस के मौके पर मुसलमान रिलीजियस लीडर्स
नॉन मुस्लिम चर्चेज में जाते हैं पॉइंट आगे से और वहाँ ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिविटीज होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल हमें इसको नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे आगे लेकर जाना चाहिए। ठीक। और मैं समझता हूँ कि इसके जरिए से देखिए पाकिस्तान एक वो एग्जाम्पल है जो ये बताने में सक्सेसफुली कामयाब हो रहा है कि पॉजिटिविज्म, ठीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मॉडर्निटी और रिलीजियोसिटी कैन लिव टुगेदर। बिल्कुल सही है। डॉक्टर प्रोफेसर निजामुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का उस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन जो हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसके अंदर अस खुद अपेरेंटली ऐसा नज़र आता है कि एक डिक्टेटरशिप का माहौल है। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा, इन लोगों के अलावा कोई लोग नज़र नहीं आते जो लीड करें। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब और अब बिलावल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इनके अलावा तो कोई और शख्स नज़र ही नहीं आता कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कोई और चेयरमैन हो भी सकता है या नहीं। दूसरी तरफ फ़र्द वाहिद ही हरफ आखिर क्यों है? क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल में पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं, पाकिस्तान की इस 22-24 करोड़ अवाम को लेकर जो फ़ैसले होने हैं वो दुबई और कभी लंदन की जीनत बन रहे हैं। क्या ऐसे फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते क्योंकि मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, उसमें नहीं हो सकते और लंदन में या फिर दुबई के अंदर हो रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन 2023 में होने हैं क्या वो वाकई ही 2023 में हो रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आलम साहब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इम्तियाज़ आलम साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं दुबई और लंदन में, क्या समझा जाए इससे और क्या फैसले एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इन मुलाकातों के? जी दुबई में तो मेरा ख्याल है कोई फैसले नहीं हो सके हैं और इसकी वजह बन रही है ये कि नवाज शरीफ बाहर हैं और उनकी पार्टी को उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ती है। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे सियासतदानों की ज़िंदगी और सियासी पार्टियों के हालात इंतहाई गैर मामूली हादसात का शिकार होते रहते हैं, जिसका इजहार इस सूरत में नज़र आता है। सही। और रही बात, आपने बात की है कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, ये भी एक बीमारी है क्योंकि हमारे माशरे में और मुल्क में जमहूरी कल्चर नहीं है। इसलिए कि जमहूरी कल्चर को फ़रोग नहीं होने दिया गया। बार बार की मार्शल लॉ की मुदाखलतें और फिर फ़ौज की सियासत में मुदाखलत, उस सब के बायस सियासी कल्चर जो है और सियासी इदारे और जमहूरी इदारे को पूरी तरह से पनप नहीं पाए। ठीक ख्याल था कि 1973 के आइन के बाद और मशरकी पाकिस्तान के अलमी के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा जनरल ज़ियाउल हक का तवील खौफनाक मार्शल लॉ, पूरा आइन ही म्यूटिलेट कर दिया गया, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, और हमने एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ते देखा, एक को उम्र कैद होते देखा। तो ये एक अलमिया है हमारी पॉलिटिक्स का और हमारे मुल्क की तारीख का। हमारे बरक्स हिंदुस्तान में आइन 2 साल के बाद बन गया था 1951 में, और उसके बाद मुसलसल वहाँ पे इंतखाबात के ज़रिए सियासी अमल जारी रहा। हम वहाँ भी देखते हैं कि ये जो जिन्हें आप डायनेस्टी कहते हैं, श्रीलंका में भी देखते हैं कि हमारे ये एक प्रॉब्लम है जमहूरियत में। ये यूरोप में भी कहीं नज़र आता है, अमेरिका में भी नज़र आता है कि जो ख़ानदान है वो उनका सियासत में किरदार बढ़ा हुआ होता है। लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे पार्टीज़ की प्राइमरीज होती है, बिल्कुल सही, वहाँ से लोग अपने आप को नामजद करवा के इलेक्शन में आगे आते हैं। इसी तरह सदारती इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी पार्टी की प्राइमरीज में कंपटीशन होता है। मेरा ख्याल है इस तरह का सिस्टम कोई हमारे
पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तब्दीली लानी चाहिए। ठीक। अच्छा इम्तियाज आलम साहब, मुझे ज़रा ये सर ज़रा फरमाएं कि जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं इसके अंदर जो अहम ओहदे हैं ये ख़ानदान में बांटने का जो एक हम देख रहे हैं एक पस मंज़र भी, और वो कंटिन्यू कर रही है, चीज़ें उससे हट नहीं रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि शायद सीखने से भी कासिर अपेरेंटली नज़र आ रही हैं जो सियासी जमातें हैं, इसका आप क्या तज्जिया देंगे? देखिए ये भी एक फ्यूडल कल्चर है, ये जमहूरी कल्चर नहीं है। और ये ख़ानदानों की पार्टी बन जाना ख़ानदान की, उससे उन पार्टियों के अंदर भी नशोनुमा रुक जाती है। फिर लोग कहते हैं अच्छा जी ये तो आपस ही में बांट लेते हैं ओहदे और वजारतें और हुकूमतें और पार्टी के ओहदे, तो फिर हम क्या करें। यही वजह है कि टैलेंट जो है पार्टीज की तरफ नहीं आता है। हमने देखा है कि पार्टीज का इर्तिका इसके बायस रुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन होती है। जैसे हम पीपल्स पार्टी में देखते हैं कि भुट्टो खानदान से बाहर उनके 2 वज़राए आज़म आए हैं, इसी तरह उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई शक्ल है, लेकिन बाकी जगह हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। जैसे कि तहरीक इंसाफ में ये एक चीज़ नहीं निकाली गई कि ये कोर कमेटी होती है। ठीक। वो कोर कमेटी कौन मुंतखब करता है, कौन होते हैं उसमें लोग, वो लीडर की स्वाब दी है जिसे बुला लिया वो कोर कमेटी हो गई। मैं समझता हूँ इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में और खुद सियासी जमातों में इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये बात है कि शख्सी कब्जे की, और ये आप देखते हैं हमारे कल्चर में भी है। अब आप देखें चीफ जस्टिस साहब जो है वो हर तरह के इख्तियार के हामिल हो गए हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि फौज का तो खैर स्ट्रक्चर अपना होता है, कमांडर का उसे ओबे किया जाता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि खुद हमारे आप देखें थानेदार कहता है मेरा थाना, सारे मेरा बिल्कुल, किसी कहता है मेरा जिला। अब आप एमएस कहता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट कि मेरा अस्पताल। ये मैं समझता हूँ कि एक फ्यूडल कल्चर है और जिसकी इस्लाह जरूरी है और इसे टाइम ठीक हो गया। ब्रिगेडियर हारिस साहब, सर 2 चीज़ें, एक तो मदाखलत की जिस तरह अभी इम्तियाज़ आलम साहब फरमा रहे हैं, एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की तारीख है, लेकिन सर मुझे जो इस वक्त की सूरत हाल है कि फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे, लंदन में हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, जहाँ पर भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हो रहे। सर ये जो तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी हम देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए इस 22, 24, 26 करोड़ अवाम की किस्मत में यही लिखा हुआ है जी? देखिए गाजी साहब, बात ये है कि दिस इज द रीज़न के लोग अपने लीडर्स पे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते। दे डोंट ट्रस्ट द लीडर्स। जब आप फैसले लंदन में करेंगे, दुबई में करेंगे, किसी और मुल्क में करेंगे, यूएई में करेंगे, और उसके बाद आपकी भी पॉलिटिक्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो जिसमें शरीफ फैमिली इज मैंडेट, इसके बगैर चल नहीं सकती जो है PMLN। लाइक पीपल्स पार्टी इज फॉर भुट्टो फैमिली। लाइक अभी तहरीक इंसाफ में चलो जो चेयरमैन थे, अब उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन फिर भी आई स्टिल रेट पीपल्स पार्टी मच बेटर देन अदर पार्टीज, कि कम से कम उनमें ये चीज़ें बेहतर हैं। उनमें प्राइमरी उनकी कोर कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। उन्होंने भी जब ये बात हो रही कि पीटी को ख़त्म कर दें, दे सर बेसिकली वी आर अगेंस्ट इट, उनके अपने काफ़ी इन लिहाज से उनमें बेहतर चीज़ें हैं। ठीक। लेकिन वजह यह है कि जब आपका अभी आपको कॉन्टीन्यूस 15 साल मिले हैं आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने के लिए, आप प्रॉब्लम यह है कि आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं होती है। आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी, आप आवाम को डिलीवर करेंगे, आप जो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं उसको असेंबली में लेके जाएंगे। अब देखें ना, अवाम अपने नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों चुनते हैं, जो असेंबली में जाते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे, कानून साजी करेंगे। तो नहीं, वहाँ से जाके फिर हुकूमत बनती है। हुकूमत इसलिए बनाते हैं कि जी ये अब पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत है और ये अपोजिशन है, मिल के टिका के तनकीद भी करेंगे, कहाँ जो डेमोक्रेसी में होता है वो भी नहीं है। ठीक। थर्ड ये कि इसके बाद देन देखें एक और इसमें बात ये है जी कि फिर जब लोगों का एतमाद अपनी तरफ से आवाम की तरफ उठता है, दे फील हेल्पलेस, दे लूज कॉन्फिडेंस, उनको जो वो चाहते थे वो नहीं होता, देन दे स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड फौज। तो आप अमेरिका ये टर्की में देखें ना, टर्की में फौज आई थी ना, व्हाट हैपेंड, कैसे लोग टैंकी मंगा के लेट गए थे। बिल्कुल, बहुत लीडरशिप स्ट्रांग है, दे हैव अ ट्रस्ट इन द लीडरशिप। बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी नीड टू इनकलकेट in our people of Pakistan, but that has to be done
only by the political party leaders. ठीक, लेकिन सर इसमें एक और सूरत हाल है ब्रिगेडियर साहब, अभी मैं इस पे इम्तियाज़ साहब का भी व्यू चाहूँगा, लेकिन पहले मैं आपसे व्यू ले लूँ। सर मसला इस वक्त ये है कि ऑब्वियसली अगस्त के अंदर टेन्योर ख़त्म हो रहा है और कहा जा रहा है 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये जो एक एम्बिग्विटी है, मैं इसका हम सपोर्ट इस तरह करते हैं कि आपने पंजाब में देखा जो हुआ, आपने केपी के अंदर देखा जो हुआ, 90 दिनों के लिए आया या इंटरिम सेटअप और केयर टेकर और 90 दिनों में इन्होंने इलेक्शन कराने थे। आज जस्टिफिकेशन ये दी जाती है जी हो जाएंगे इलेक्शन, 90 दिन में नहीं हुए तो क्या हो गया। तो सर अगर वफाक के अंदर भी केयर टेकर सेटअप आता है और 90 दिनों में इलेक्शन नहीं कराता और उसकी कोई शुनीद भी नहीं है कि 90 दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, तो फिर क्या हो जाएगा। तो फिर उस आइन की जिसकी आपने भी कसम खाई हुई है जब फौज में गए थे, जिसको पूरा पाकिस्तान मानता है, तो फिर वो आइन का हमने क्या करना है। देखिए अब यहाँ पर आप ये देखें ना, अगर ये 13 अगस्त से पहले होती है असेंबली, तो 1-2 दिन पहले तो 90 डेज जी बिल्कुल, अगर बाद में होती है तो 60 डेज जी, ठीक है। बट द इशू इज इस वक्त मियाँ साहब के लिए सारा कुछ जो आप सामने स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक रूल बन गए, कानून बन गए, एक्विटल्स हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ही हैज बीन अ कॉन्विक्ट, ही वाज नॉट एन एक्यूज्ड, दैट इज व्हाई, और ही वेंट फ्रॉम द जेल, ही डजंट वांट टू गो टू जेल। जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए कानून साजी काफ़ी हो रहे हैं। फिर लॉयर टीम बैठी हुई है, 4-5 ग्रुप बना दिए लॉयर का, जो लीगल टीम इनका वो वर्कआउट कर रही है। अब अगर ये 17 सितंबर के बाद आते हैं, जब उमर अता दनियाल साहब रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल, फिर उसके बाद आते हैं, तो उनके बाद कितना टाइम रह जाता है। ये मैं वैसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर वो भी कमेंट करेंगे। उसके बाद कानून में बिल्कुल 90 डेज होने चाहिए, ये शुड भी नवंबर की कोई डेट जो भी बनती है बिल्कुल ठीक है। देन आपने अभी तक डिजिटलाइजेशन और सेंसस नहीं की है, बिल्कुल ऐसे, ये भी पॉइंट उठेगा। कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन नहीं हुई है, वो भी पॉइंट उठेगा। सो देयर आर सो मेनी रीजन जो इसको हो सकता है। मेरी अपनी आई हैव नो आइडिया, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं फील करता हूँ शायद इस वजह से कोई मार्च अप्रैल में इलेक्शन दिया, बट प्रिंसिपली इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। ठीक। अब पीपल्स पार्टी वांट्स इलेक्शंस ऑन द ड्यू डेट, दे वांट, बिकॉज दे हैव डन देयर होमवर्क। पहले आपको याद होगा पीडीएम को छोड़ गई थी पीपल्स पार्टी, सिर्फ इसलिए कि पीडीएम रिजाइन कर रहे थे सारे, कहते इलेक्शन अनाउंस कराओ। पीपल्स पार्टी नेवर वांटेड इलेक्शन, दे वांटेड ऑन टाइम, बिकॉज दे वांटेड 1.5 ईयर टू वर्क इन पंजाब। बिल्कुल ठीक, इम्प्रूव देयर वोट। वेरी राइट, वेरी। अभी देखें वो पंजाब में, और वो उन्होंने किया भी है, इसमें भी ब्रिगेड साहब आप ठीक कह रहे हैं सारा। अच्छा ठीक है, उन्होंने बलूचिस्तान में भी इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने सिंध में भी उनका है, सदर्न पंजाब में भी है। सो अभी पंजाब में बैठे हुए हैं, केपीके में कोई डंड डालेंगे। सो दे हैव डन देयर होमवर्क, बट पीएमएल हैज बीन वेरी लेट, और उनके पास फिर डिलीवर परफॉर्मेंस क्या बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, तो ये स्नैक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ आलम साहब, इसमें सर 2 चीज़ें, एक तो आई रियली वांट टू मेक कि आप ज़रा समझाएं कि ये जो मेरा खैर व्यू है, आपका भी व्यू है ब्रिगेडियर, और बहुत सारे वो तमाम सेन लोग जो आइन और कानून की पाबंदी करते हैं, पासदारी करते हैं, कहते हैं कि जी 90 दिनों में इलेक्शंस, अपेरेंटली जनरल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। कल मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन का भी तरफ से आया था कि जी हमें भी इनवाइट किया जाता था मुबस्सिरीन को 3 महीने पहले इलेक्शंस के, वो भी इनवाइट नहीं आया। तो सर अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी? क़यामत तो आती है अगर आप आइन से हटेंगे। अब हम आइन से हटने को क़यामत नहीं, नॉर्मल समझते हैं। रही बात ये कि इलेक्शन वक्त पे हो सके या नहीं हो सके, मैं समझता हूँ कि वक्त पे इलेक्शन ना होने का कोई जवाब नहीं है। ठीक, अलबत्ता एक जवाब बन सकता है, वो ये कि जो नई मरदमशुमारी है, अगर वो जुलाई में, जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो उसकी गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन जो है आइन के तहत ही नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। जिस चीज का मीडिया ने नोटिस नहीं लिया वो ये है कि ये तो डिजिटल मरदमशुमारी अप्रैल में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कुछ महीने उसकी बुनियाद पर इंतखाबी हलकों की असर नौ हल्काबंदी के लिए। ठीक, तो अगर आप जुलाई में भी हो तो वो क्यों मांगते हैं 4-5 महीने इलेक्शन कमीशन वाले? क्योंकि इस वक्त तो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, गो कि उसमें कुछ इतराज़ात कराची के अभी भी हैं बाकी, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये
एक बेहतर एक्सरसाइज थी माजी के मुकाबले। ठीक है। तो अगर आपने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराने की कोशिश की तो इसका इतराज होगा, सिंध का भी इतराज होगा और सूबों का भी इतराज होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी और जो आपका प्लानिंग जो है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है, PND जी, इन लोगों को फौरी तौर पर ये इसकी नई मरदमशुमारी की गजट नोटिफिकेशन करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है इसमें सारे ब्लॉक्स क्लियर आ जाते हैं तो उसकी बुनियाद पे करना आसान होना चाहिए। इसे 4-5 महीने नहीं लगने चाहिए। ठीक। ज्यादा से ज्यादा अगर ये जुलाई में हो जाए तो सितंबर तक ये ऐलान हो सकता है। ठीक। हल्का बंदियों का और उसमें इतराजात भी का वक्त भी दिया जा सकता है और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर ये जो डिले किया जा रहा है तो मुझे इसमें कैच नजर आता है कि इसमें कोशिश हो रही है कि इलेक्शन इस हवाले से शायद मुलतवी कर दिया जाए। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले ही सियासी बहरान बहुत ज्यादा है और अभी तक हुकूमत की लेजिटिमेसी की जरूरी है कि अवाम का मैंडेट लिया जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने फिर बहुत बड़ा एक मसला फिर खड़ा कर लिया है और ये पाकिस्तान की तारीख में बार बार होता रहा है। पहले आप देखेंगे कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी को मैदान से निकालने के लिए उसके खिलाफ फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, मुस्लिम लीग जिनेजो बनी, फिर मुस्लिम लीग नवाज बनी, फिर वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी को बाहर रखने के लिए। भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई, लाखों उनके वर्कर्स गिरफ्तार हुए वगैरह। उसके बाद फिर हुआ कि नवाज शरीफ ने जब अपनी आज़ादाना रवश अख्तियार की तो उनको ठीक बार बार हुकूमत से हाथ धोने पड़े, पहले इसहाक खान के हाथों, फिर मुशर्रफ के हाथों। और तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला चलता रहा है उससे जमहूरी तसलसल को नुकसान हुआ है। अब ये जो मामला हम देखते हैं अब ये इमरान खान के साथ हो रहा है। भाई 9 मई के में जो लोग मुलव्वस हैं यकीनन उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उन्हें सिविल अदालतों में प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर फौजी अदालतों में किया गया तो उससे फौज निशाना बनेगी PTI की के प्रोपेगेंडे का और उसमें एक सियासी मुखासमत में आ जाए। ठीक। तो बेहतर यही है कि जब आपके पास समरी ट्रायल कोर्ट्स हैं जैसे स्पेशल कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, ये है तो उसमें ठीक। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से भी इसका ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि फौज के लिए अच्छा होगा जी, फौज के लिए अच्छा होगा कि वो पहले भी ऐलान कर चुके थे कि भाई सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे। तो वो ये सिविलियन के मामला अगर दहशतगर्दों के लिए आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी तो उसी के लिए ठीक। ब्रिगेडियर साहब ठीक हो गया सर। ठीक। ब्रिगेडियर साहब एक आई रियली वांट जी ठीक हो गया। ये बात अगर इलेक्शन को इससे जोड़ा गया कि किसी तरह से इमरान खान को बाहर निकाल के या PTI को निकाल कर इलेक्शन कराएंगे तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब आई रियली वांट कि आप इसको ज़रा रिस्पॉन्ड करें। ये जो एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ये वाला जो कंसर्न चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स, जिस तरह भी इम्तियाज आलम साहब फरमा रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी ये हो सकता है, एक ये, और दूसरा ये जो एक एम्बिग्विटी है, एक ये देखिए हदबंदियाँ और ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। हुकूमत, मैं सुन रहा था कुछ अर्सा पहले SN इकबाल साहब भी कह रहे थे कि जी बिल्कुल टाइम पर हो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन क्या ये सब कुछ या ये जो डिले की बातें हो रही हैं क्या ये इन हदबंदियों की वजह से हो रही है या फिर उस लेवल प्लेइंग फील्ड की जिक्र किया जा रहा है जिसको लेकर काफी आजकल बाज़गश्त हो रही है? जी जनाब। लेकिन सब पहले तो बात यह है कि मियां साहब के आने की तैयारी के वो कब आते हैं, दैट इज़ द रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न भी है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सारी पावर्स है, नई असम्बली में जो पास कर दिए, इनेक्ट हो गया कानून भी, अब उन्होंने डेट देनी है। ये आप जाहिर है कि ये हुकूमत क्या करती है और इंडिपेंडेंट अगर वो हैं तो दे शुड होल्ड इलेक्शन ऑन नवंबर में। लेकिन अगर किसी वजह से होते हैं, मुझे लगता है पॉलिटिकल रीजन भी होंगे, बिकॉज देखिए PMLN ने, हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, कोई परफॉर्म 0/0 परफॉर्मेंस। आप डॉलर, डीजल, गैस, बिजली, उसके बाद सर IMF की डील उन्होंने क्रैक किया, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। IMF की डील देखें, IMF डील अगर करनी चाहिए थी, यही अगर सारी बातें माननी थी तो आप पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में इसको मान लेते, ताकि अब उस वक्त हमारे पास सर इसहाक डार साहब नहीं थे, आपको पता थे, उस वक्त पहुंच ही गए थे, पहुंचने वाले थे जी। तो
प्रॉब्लम ये कि अगर उस वक्त ये कर लेते तो अब 8 महीने में ये सारा रिवाइव कर गए होते, आपकी इकोनॉमी भी रिवाइव कर गई होती, पैसे भी पहले आ गए होते, आपने इतना सा एक्सपोर्ट को डैमेज किया, वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, रेमिटेंस की डॉलर टू बैंक रेट में काफ़ी फ़र्क आ गया, वो फ़र्क हो गया, जिसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ। अब प्रॉब्लम ये कि आप ना आपने महंगाई कम की, ना आपने इन्फ्लेशन कम की, तो अवाम के पास जब जाते हैं आप तो एक स्लोगन देते हैं, क्या स्लोगन है? हाँ। नंबर 2, आप मैनिफेस्टो क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमने क्या किया? बिल्कुल सवाए आपने अपने नैब के विंग्स क्लिप कर दिए, आपने अपने केसेस ख़त्म कर लिए, फिर आपने नैब के दोबारा कानून को डिवाइस कर दिया, आपने EVM और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म कर ली, आपने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट ख़त्म कर दिए। तो ये चीज़ें तो आपके नेगेटिव जाएंगी। आपने इफेक्ट क्या करना है अवाम के पास जाने के लिए? यू हैव टू सेल समथिंग। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर, ठीक हो गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इम्तियाज़ आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।